Hello and welcome our YouTube channel Career Planet. Myself सुरेंद्र गुरवानी. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इट्स कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इट्स कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ. अब ये क्या बोलता है देखो. इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्लियर? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन से हम समझें एग्जाम्पल से तो आप समझ सकते हो. देखो ये वॉल है. वॉल पे अगर आप किसी फिंगर से टच करोगे तो आप फिंगर टच करोगे वॉल पर, तो आपने वॉल पे टच किया तो वॉल पर फोर्स लगाया. वॉल इक्वल अपोजिट आपको फोर्स लगाएगी. फिंगर से छोड़ो, अगर किसी वॉल पर अगर आप हिट करोगे, कोई वॉल है, वॉल पे आपने हिट किया तो आपने लगाया फोर्स और वॉल ने लगाया इक्वल अपोजिट फोर्स विच इज कॉल्ड रिएक्शन. तो आपने एक्शन लिया, आपने एक्शन किया वॉल पर और वॉल ने आपको रिएक्शन दिया आपके हाथ पर. क्लियर? तो एक्शन रिएक्शन का हम समझे यहाँ पर. एक्शन रिएक्शन फोर्स जो भी होता है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है. उसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर. क्लियर? सो नेक्स्ट लाइन देखो. इन सिंपल टर्म्स फोर्सेस अकर्स ओनली इन पेयर्स. फोर्सेस हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं. राइट? और ये फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट होते हैं. एक पे एक्ट होगा एक्शन और दूसरे पर एक्ट होगा रिएक्शन. तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट होते हैं, ये हम समझते हैं आगे आगे. और ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं. तो हमने पढ़ा कि फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी फोर्स देर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. तो उसको हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं. देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी. अगर ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगा रहा है देन ऑब्जेक्ट बी मस्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन बैक ऑन ऑब्जेक्ट ए. ए ऑब्जेक्ट अगर बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी मस्ट एक्सर्ट करेगा फोर्स ए पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में. तो वॉल और हिट करने का मैंने आपको एग्जांपल बताया. आपने एक्शन लिया, आपने फोर्स लगाया वॉल पर, तो वॉल ने आपको वापस फोर्स लगाया. तो जो रिवर्ट फोर्स आया वो इक्वल अपोजिट फोर्स हुआ. जितनी जोर से आप फोर्स लगाओगे उतनी जोर से वॉल भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी. आप केवल हाथ रखोगे, कम फोर्स लगाओगे तो वॉल भी आप पर कम फोर्स लगाएगी. आप जितनी जोर से हिट करोगे वॉल आपको वापस उतनी जोर से एग्जर्ट करेगी फोर्स. इक्वली फोर्स एग्जर्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में. तो आप वॉल पर ये डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हो, वॉल आप पर इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगी. तो आपको वो रिएक्शन फोर्स फील होगा. आपका एक्शन यहाँ पर खराब गया, एक्शन आपका किसी काम के नहीं है, बट रिएक्शन आपको मिला कि आपके हाथ पर फोर्स फील हुआ, आपका हाथ जो है हर्ट हुआ. तो ये रिएक्शन है. तो फोर्सेस हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, इक्वल अपोजिट होते हैं. तो हमने देखा ए बी पे लगाएगा तो बी ए पे लगाएगा. तो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये डायग्राम देखो. ए बॉडी बी पर फोर्स लगाती है, इट इज कॉल्ड एफ ए बी. ए बॉडी बी पर फोर्स लगा रही है एफ ए बी. तो बी बॉडी वापस ए पर फोर्स लगाएगी, वो होगा एफ बी ए. दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है. क्लियर है आपको? दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होगा. एफ बी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एफ ए बी का मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, इक्वल फोर्सेस हो गए. और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, माइनस एफ ए बी. दोनों फोर्सेस लिखे मैंने, दोनों फोर्सेस लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो एक फोर्स और इक्वल टू सेकेंड फोर्स, बट माइनस साइन का यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. क्लियर? तो ये थर्ड लॉ है. थर्ड लॉ के आगे हम चलें तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको और बताऊं. इसके एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं कि ये थर्ड लॉ हमारे कहाँ पर प्रैक्टिकल यूज होता है, ये हमारे लिए क्या यूजफुल है. थर्ड लॉ एग्जाम्पल्स की बात करें आगे. नेक्स्ट देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट, वो है वॉकिंग. अगर आप वॉक करते हो सरफेस पर, ग्राउंड पर, तो वॉकिंग में भी आपका एक्शन रिएक्शन का यूज होता है. दिख रहा है डायग्राम में आपको. देखो डायग्राम में आपका पैर जो आपका पैर है वो ग्राउंड पर पुश कर रहा है. देखो
फुट पुशेस डाउन एंड बैक, फुट से पुश करोगे ग्राउंड को बैक डायरेक्शन में, तो आपने ये आपका एक्शन है, ये आपने एक्शन लगा दिया। तो ग्राउंड को आपने पुश किया है, ये एक्शन है, और ग्राउंड आपको पुश करेगा, वो रिएक्शन है। तो देखो रिएक्शन, फ्लोर पुशेस अप एंड फॉरवर्ड। तो आप ग्राउंड को पुश कर रहे हो बैकवर्ड डायरेक्शन में फुट से, और ग्राउंड आपको, फ्लोर आपको पुश कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप जो वॉक कर पा रहे हो किसका रिजल्ट है? रिएक्शन का। एक्शन तो आपका यूज नहीं है, ग्राउंड पुश करना तो आपके लिए यूजफुल नहीं था, बट यहां पर वॉक करना किसका रिजल्ट है? रिएक्शन का। और आपका एक्शन, उससे आपको मिला रिएक्शन, और उस रिएक्शन से आप आगे चल पाते हो वॉकिंग के लिए। इस तरह के और कुछ एग्जाम्पल देखो। वॉकिंग के बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इस डायग्राम को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्या हो रहा है, कौन सा एक्शन है। एग्जाम्पल 2 न्यूटन्स थर्ड लॉ का, ये एग्जाम्पल है स्विमिंग का। स्विमिंग का एग्जाम्पल है ये। तो स्विमिंग यहां पर हो रही है, तो स्विमिंग भी किसका रिजल्ट है? स्विमिंग भी रिएक्शन का रिजल्ट है। रिएक्शन कैसे? स्विम करते टाइम आप देखो, आपका एक्शन जो होगा, जैसे आप स्विम कर रहे हो, राइट, स्विम कर रहे हो आप, तो पानी में जो आपका एक्शन होगा, वो पानी को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो, और पानी आपको रिएक्शन देता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन फ्रॉम वाटर है ये, वाटर, एक्शन ऑन वाटर, एक्शन ऑन वाटर। वाटर पे आप एक्शन लगा रहे हो, वाटर को आप पीछे की तरफ पुश करोगे, पीछे की तरफ पुश करते हो, वाटर आपको आगे की तरफ पुश करता है, उसका रिजल्ट है कि आप आगे की तरफ स्विम कर पाते हो। तो पानी तो आपका जो पीछे गया, पानी को तो आप पीछे कर दिया आपने, पानी ने आपको आगे कर दिया। तो रिजल्ट आपकी स्विमिंग किसका रिजल्ट है? रिएक्शन। जो कौन लगा रहा है? वाटर लगा रहा है आपकी बॉडी पर। आपकी बॉडी ने जो वाटर पे फोर्स लगाया वो एक्शन था, उसका रिएक्शन मिला, उसकी वजह से आप आगे स्विम कर पाते हो। क्लियर है? तो ये भी एक एग्जांपल है एक्शन रिएक्शन का, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हैं हम स्विमिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक एग्जांपल है ये वाला। जब आप किसी बोट से, जब आपको बोट आए, बोट से आए हो आप बिल्कुल किनारे पर, जब आप बोट से क्या करते हो? जंप करना है आपको। ठीक है, तो जंप करोगे, क्या होगा? बॉयज फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन बोट। तो बॉय ने क्या किया? बोट पर फोर्स लगाया, बोट को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की। तो रिएक्शन में क्या मिलेगा? बोट एक्सर्ट फोर्स ऑन फीट। तो बोट क्या करेगी? इस पर फोर्स लगाएगी और इसको आगे जंप करने के लिए सपोर्ट देगी, ताकि ये बॉय जंप कर सकता है। तो तीसरा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इसमें, वो है जंपिंग। अगर आपको जंप करना है तो आपको, जिसके ऊपर आपको जंप करना है उस पर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। उस पर आप फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी आपको जंप कराएगी, वो आपको रिएक्शन देगी। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो रिजल्ट आपको मिल रहा है, आप वॉक कर सकते हो, वॉकिंग आपकी रिजल्ट है रिएक्शन का। स्विमिंग भी रिजल्ट है रिएक्शन का, जंपिंग भी रिजल्ट है रिएक्शन का। तो एक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, ये हॉर्स कार्ट का एग्जाम्पल है। इसमें आप देखो, जो हॉर्स है वो ग्राउंड को पुश करेगा, तो ग्राउंड हॉर्स को पुश करेगा, तो ग्राउंड से हॉर्स पर लगने वाला फोर्स ये आ गया Fg, राइट। तो ये एक्शन हो गया, एक्शन ऑन ग्राउंड बाय हॉर्स। ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन हॉर्स, तो रिएक्शन है। अब यहां पर ये रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन हॉर्स का तो हो गया। तो हॉर्स तो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, बट हॉर्स के पीछे क्या है? कार्ट बंधी हुई है। ठीक है, तो ये जो कार्ट बंधी हुई है, कार्ट हॉर्स खींच लेता है। तो कार्ट को खींचने के लिए हॉर्स को फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये देखो फोर्स FH, फोर्स किससे? हॉर्स का फोर्स है। हॉर्स आगे जाएगा तो कार्ट बंधी हुई है, फोर्स लगाएगा, ये हो गया एक्शन। और कार्ट इसको वापिस पीछे की तरफ रिवर्स खींचेगा, तो ये रिएक्शन है। ये आएगा फोर्स एक्सर्ट बाय कार्ट ऑन हॉर्स। तो हॉर्स और कार्ट दोनों पर एक्शन रिएक्शन लग रहा है। ये एक्शन हुआ, हॉर्स खींचेगा इसको, कार्ट हॉर्स को वापस खींचेगी, ये रिएक्शन है। तो एक्शन रिएक्शन देखो, यहाँ भी फोर्स पेयर की फॉर्म में है, और ग्राउंड पर एक्शन और हॉर्स का आगे जाना, ये है रिएक्शन। क्लियर? तो सब जगह आपने देखा एक्शन रिएक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है।
नाउ आगे चलें, कुछ और एग्जाम्पल देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलो आगे। तो अब नेक्स्ट आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी थर्ड लॉ का, और मैंने आपको एग्जाम्पल्स तो बता दिए। फर्स्ट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फर्स्ट, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, तो ये हमेशा दिमाग में रखना कि फोर्सेस हमेशा पेयर की फॉर्म में होंगे। तो इसलिए पहला पॉइंट ये लिखा है, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल फोर्स इन नेचर। एक सिंगल फोर्स हमेशा नेचर में कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता है। फोर्सेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये पहली इंपॉर्टेंट लाइन क्लियर है। नाउ सेकंड, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन के बीच में टाइम गैप नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक्शन आज हुआ और रिएक्शन कल आएगा, ऐसा नहीं है। फोर्सेस हैं, दो बॉडीज के बीच में फोर्सेस, एक्शन होगा तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर? सो वी कैन नॉट से दैट एक्शन इज द कॉज and reaction is its effect. So we cannot say the action is the cause and reaction is its effect. Any one force can be action and the other is reaction. कोई भी force action हो सकता है और दूसरा force reaction हो सकता है। Clear? Action reaction law is applicable for both the states, either it is rest or motion. अब ऐसा नहीं कि action reaction हमेशा rest body पे लगता है। Action reaction आपका रेस्ट बॉडी और मूविंग बॉडी दोनों पर हो सकता है। अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो उनके बीच में भी एक्शन रिएक्शन का पेयर डेवलप हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन बॉडीज विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। अब एक्शन रिएक्शन के लिए अभी जो आपने एग्जाम्पल्स पढ़े, इन सब में फिजिकली कॉन्टेक्ट होती है बॉडीज। फुट का ग्राउंड पे फोर्स लगाना, वाटर पर फोर्स लगाना, और हॉर्स का भी ग्राउंड पे लगाना, यहाँ बोट पर लगाना बॉय का, इन सब में आपने का फिजिकल कांटेक्ट है। बट ऐसे भी फोर्सेस होते हैं जिनके लिए कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, तो उन फोर्सेस के लिए बोला है कि यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो भी एक्शन रिएक्शन हो सकता है। तो इसका एग्जांपल देखो आप, इसका एग्जांपल ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बिटवीन टू चार्जेस। सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे पे लगा रहा है तो दूसरा पहले पे लगा रहा है। बट ये दोनों कांटेक्ट में तो नहीं है ना, ये टच तो नहीं कर रहे आपस में, तो भी इनके बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट हो सकता है। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंटरेक्शन फोर्सेस। एक्शन रिएक्शन लॉ सभी इंटरेक्शन फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ये सारे फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होता है एक्सेट्रा। तो मतलब बहुत सारे आप समझ रहे हो, फोर्सेस के लिए एक्शन रिएक्शन हमेशा होता है, पेयर की फॉर्म में डेवलप होता है। चाहे कोई फोर्स लें, ग्रेविटेशन लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक लें, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लो, टेंशन लो, फ्रिक्शन लो, ये सब हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कौन से फोर्सेस हैं और कैसे एक्शन रिएक्शन इनका मिलता है आपको। क्लियर? सो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला, कि एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। बिकॉज वो किस पर एक्ट होते हैं? टू डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होते हैं। अब आप देखो इधर, एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सपोज करें ये बॉडी है और ये वॉल है, तो एक्शन तो लगा वॉल पर, वॉल से मिलेगा रिएक्शन, तो टू डिफरेंट एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे। एक्शन लग रहा है वॉल पर, तो वॉल पे तो एक ही फोर्स लगा, वॉल ने दिया रिएक्शन, तो बॉडी पर भी क्या होगा? एक ही फोर्स लगा रिएक्शन। तो कैंसिल कैसे करेंगे? कैंसिल नहीं करते। कैंसिल कब होते हैं फोर्सेस? जब एक ही बॉडी पर एक्ट होते हैं। जैसे ये बॉडी देखो, इस पर फोर्स लगा दिया इधर 5 न्यूटन का, इधर भी फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, तो ये अब नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या होगा? कैंसिल हो गया। नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये इक्वल अपोजिट फोर्सेस है और एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। कैंसिलेशन के लिए क्या जरूरी है? एक बॉडी पर दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगें। बट एक्शन रिएक्शन हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज पे होता है, इसलिए फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि इक्वल अपोजिट फोर्स से देख के बच्चे समझो कि कैंसिल हो गया फोर्स, कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि एक पे एक्शन लग रहा है और रिएक्शन दूसरे पे लग रहा है, और कैंसिल होने के लिए एक बॉडी होना जरूरी है। क्लियर है? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े न्यूटन्स थर्ड लॉ के। एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े, देखो वॉकिंग, स्विमिंग,
रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट, ये सब एग्जाम्पल है। रॉकेट प्रोपल्शन, ये सब थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स में हैं। ठीक है, तो हमने वॉकिंग स्विमिंग तो पढ़ा था, इस चैप्टर में रिकॉइलिंग ऑफ गन हमें पढ़ना है और आगे, और रॉकेट प्रोपल्शन भी पढ़ना है, वो चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। बट ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। तो रिकॉइल ऑफ गन का जो हमें पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है, रॉकेट प्रोपल्शन भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाओ अब आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आप इसको कह सकते हो एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है हमारे लिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम कहाँ अप्लाई करेंगे वो आप देखो। तो हम अप्लाई करते हैं और उसके सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स मिलता है हमें, वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है आपको पता है? नॉर्मल वर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है मतलब उसको नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। परपेंडिकुलर किसके? परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्लियर? तो परपेंडिकुलर टू सरफेस जो फोर्स होता है उसको हम नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं। अब आप देखो यहां पे बोला है रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या आएगा? देखो सपोज ये बॉडी है, ये बॉडी है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है। तो बॉडी का मास है m, तो मास m होगा बॉडी का। तो जब m मास की बॉडी आप ग्राउंड पे रखते हो, जैसे ग्राउंड पे रखा, तो आपने रखा, अगर आप नहीं भी रखोगे तो भी ये बॉडी अपने आप नीचे की तरफ गिरती है, बिकॉज एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स जिसको हम कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी। क्या होगा? वेट ऑफ द बॉडी। तो W इक्वल्स टू क्या होगा? mg। वेट ऑफ द बॉडी सबको पता है, m क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, m इंटू जी क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी जो W यहां पे लगा, ये है एक्शन। वेट जो आएगा वो है एक्शन। अब ग्राउंड क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, क्योंकि ग्राउंड पर एक्शन लगा तो ग्राउंड इसके ऊपर रिएक्शन लगाती है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसलिए हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। रिएक्शन फोर्स है तो कई बुक्स में इसमें आर से भी डिनोट आपको मिलेगा। तो एन मीन्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये जो एन है क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। और ये एन देखो आप ऊपर की तरफ लग रहा है, इक्वल अपोजिट होना चाहिए। तो एन की वैल्यू आप इसमें बता सकते हो। एन इक्वल्स टू क्या होगा? फोर्स तो एक्शन हो गया mg, मतलब एक्शन हो गया वेट। वेट आपका एक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन जो एन लिखा वो रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये एक्शन है और ये रिएक्शन है और इक्वल अपोजिट हैं। आप देखो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg। वैसे भी आप देखो नेट, ये जो बॉडी है आपकी, इस बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। इस बॉडी पर देखो आप, एक तो एन और एक ग्रेविटेशन पुल है नीचे की तरफ। तो आपको पता है बॉडी का अब मूवमेंट नहीं है, बॉडी आपके ग्राउंड पे आके रुक गई, अब इस पे मूवमेंट नहीं है। तो ग्रेविटेशन पुल जो था वो कौन बैलेंस कर रहा है? एन। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या होगा? 0 होगा। नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0 होगा। नेट फोर्स ऑन बॉडी हम कह सकते हैं नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट और बॉडी और ब्लॉक इक्वल्स टू 0, क्योंकि बॉडी पर, ब्लॉक पर एक तो लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, बॉडी को नीचे पुल कर रहा है, वो है ग्रेविटेशन फोर्स, उसका वेट mg, और ग्राउंड इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, वो है n, और बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। और ये n और w इक्वल अपोजिट है, एक्शन रिएक्शन का पेयर है। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन का पेयर हो गया। अब आप समझेंगे जरा देखो, तो ये n की वैल्यू मिल गई आपको फर्स्ट केस में, वो है mg, n इक्वल्स टू w होगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको समझ में आया। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, बॉडी को नीचे रखा ग्राउंड पर, तो बॉडी का जो वेट है वो एक्शन की फॉर्म में लगेगा ग्राउंड पर, और ग्राउंड लगाएगी, ग्राउंड या जो फ्लोर है वो लगाएगी रिएक्शन फोर्स, वो लगेगा बॉडी पर। क्लियर? तो बॉडी का एक्शन फोर्स क्या है? वो है वेट। तो बॉडी पर जो रिएक्शन आएगा वो क्या होगा? n, नॉर्मल रिएक्शन, और एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं तो n इक्वल्स टू mg। राइट? दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, बॉडी पर जो नेट फोर्स होगा, बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, बॉडी पर नेट फोर्स, बॉडी पर एक तो n लग गया
और एक बॉडी का खुद का जो वेट है वो mg है। तो बॉडी की बात करें तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या होगा, 0, क्योंकि एक ही बॉडी पर दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। तो वेट ऑफ द बॉडी आपका किस पर लग रहा है, बॉडी पे भी लग रहा है, और यही वेट जब बॉडी ग्राउंड पर टच करेगी तो वो अपना वेट ग्राउंड को ट्रांसफर करती है, ग्राउंड पर एज एन एक्शन लगाती है। तो बॉडी अपना वेट mg ग्राउंड पर एक्शन लगाती है, इसलिए n क्या मिलता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। तो किसी भी सरफेस या किसी भी ग्राउंड पे जब कोई बॉडी रखी जाएगी तो उसका वेट एक्शन होगा और ग्राउंड से मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है, ये हमारे और भी यूज होता है। इस n की वैल्यू को हम कई जगह यूज करते हैं। तो n इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू विच इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर। अब आप देखो इसमें हम n पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले केस में देखो आप n की बात कर रहे हैं इसमें। अब ये दो ब्लॉक्स हैं, एक तो हो गया कैपिटल M, एक हो गया स्मॉल m। तो कैपिटल M स्मॉल m, टोटल मास हो गया m प्लस m। तो ग्राउंड पर टोटल वेट कितना आया, ग्राउंड पर टोटल वेट आ गया W, ये आ जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू जी। क्लियर। अब ग्राउंड रिएक्शन जो देगी, तो ग्राउंड पे जितना एक्शन है वो रिएक्शन देगी। तो रिएक्शन, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है, राइट। तो फर्स्ट बॉडी पर रिएक्शन देखना ध्यान से, फर्स्ट बॉडी पर रिएक्शन आएगा, ये फर्स्ट बॉडी पर जो रिएक्शन आएगा वो आएगा ग्राउंड से इस तरह से। फर्स्ट बॉडी पर रिएक्शन ये आ गया, इसको लिखेंगे N1। फर्स्ट बॉडी पर रिएक्शन आएगा N1, राइट। और सेकेंड बॉडी तो इसके कांटेक्ट में है, तो सेकेंड बॉडी पर रिएक्शन आएगा N2। नॉर्मल है। ग्राउंड रिएक्शन देगी इस ब्लॉक को और ये ब्लॉक रिएक्शन देगा ऊपर वाले ब्लॉक को। अब आपको यहां पर बतानी है मुझे N1 और N2 की वैल्यू। N1 रिएक्शन कौन दे रहा है, ग्राउंड। तो ग्राउंड पर टोटल एक्शन कितना हुआ, वेट। तो N1 की वैल्यू आ जाएगी m प्लस mg। क्लियर। अब N2 रिएक्शन कौन दे रहा है, ये वाली बॉडी। किसको दे रही है, ऊपर वाली बॉडी को। ऊपर वाली बॉडी का वेट कितना लगा इस बॉडी पर, इस वाली बॉडी का वेट कितना होगा, इस बॉडी का वेट होगा mg। तो जब ये अपना वेट mg लगाएगी इस पर, तो ये जितना एक्शन होगा उतना ही तो रिएक्शन देगा। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल mg। क्लियर है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का ये दूसरा एग्जांपल है। ये डबल ब्लॉक्स का एग्जांपल, ये सिंगल ब्लॉक था, ये डबल ब्लॉक, ठीक है। तो डबल ब्लॉक्स में इस तरह से रिएक्शन फोर्स निकाला जाता है। अब नॉर्मल रिएक्शन का मैं आगे और बात करूं, आपको तीसरा एग्जांपल दिखाऊं, वो है इंक्लाइन प्लेन। यहां पर ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन। बिकॉज आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा हमेशा सरफेस के नॉर्मल। तो सरफेस इंक्लाइन प्लेन की ये दिख रही है आपको, तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ये होगा n। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जब सरफेस ग्राउंड था तो n की डायरेक्शन ये थी, जब आपका सरफेस इंक्लाइंड हो गया तो n की डायरेक्शन भी इंक्लाइंड होगी, ऐसे होगी। आपका जो सरफेस था ये कितना एंगल से टर्न हो गया, थीटा एंगल से। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पहले आ रहा था वो था वर्टिकली अपवर्ड्स, ये भी कितना एंगल से टर्न हो जाएगा, थीटा एंगल से, ठीक है। सरफेस ये पहले फ्लैट था, फ्लैट सरफेस थीटा एंगल से टर्न हुआ, तो n पहले वर्टिकली था, ऊपर वर्टिकली ऊपर था, मगर अब ये भी थीटा एंगल से टर्न हो गया। तो इसमें हम n निकालें, तो n कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको पता है इसका बॉडी का वेट होता है mg, ये क्लियर रखना, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट होता है, क्योंकि g जो है, mg जो है, ये फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। तो ग्रेविटेशन फोर्स अगर अर्थ लगाएगी तो कहाँ लगाएगी, हमेशा सेंटर की तरफ। अर्थ का जो फोर्स होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। जैसे ये अर्थ है, बॉडी यहाँ पर है, ब्लॉक मैंने यहाँ ले लिया सपोज, तो ये m मास का ब्लॉक है, तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड सेंटर। अब सपोज करें ब्लॉक यहाँ होता तो ये फोर्स कहाँ लगता है, ऐसे, ठीक है। मगर हम यहाँ बैठे हैं अगर हम, तो इसको क्या डायरेक्शन बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और अगर शेप के हिसाब से कहोगे, अर्थ के हिसाब से, तो उसको कहते हैं रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। रेडियली मीन्स अलोंग द रेडियस है और टुवर्ड्स सेंटर। बट ये अर्थ के शेप
स्फेरिकल है इसलिए हमें कैसा शेप मिलता है हमेशा, सर फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट के लिए सेंटर कहाँ होगा, अर्थ का नीचे की तरफ। तो हम कहेंगे हमेशा वेट ऑफ द बॉडी एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जी कहाँ एक्ट होता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्लियर। अब mg की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पर mg के दो कंपोनेंट्स करेंगे। mg के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर। तो ये एंगल थीटा है आपका, ये 90 होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये 90 होगा। क्लियर है। ये थीटा है, 90 है, तो ये एंगल क्या हुआ, या ये एंगल क्या हुआ, 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जहां से थीटा एंगल दे रखा है, तो जहां से थीटा एंगल दे रखा होता है वहां पर कौन सा कंपोनेंट यूज करते हो, वो करते हैं mg cos थीटा। और जिस एक्सिस से एंगल नहीं दे रखा वहां पे कौन सा यूज करते हैं कंपोनेंट, हम mg sin थीटा। तो इस mg के दो कंपोनेंट होते हैं इंक्लाइन प्लेन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना इसको, कई बार यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा कि mg के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, mg आपके पास है, इसके दो कंपोनेंट्स कर देते हैं, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। फोर्स या वेक्टर क्वांटिटी के हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं दोनों, परपेंडिकुलर आपस में। जैसे mg कहाँ एक्ट हो रहा है आपका, mg एक्ट हो रहा है ऐसे डाउनवर्ड्स, ऐसे डाउनवर्ड्स है नीचे की तरफ, तो उसके दो कंपोनेंट्स कर दो, एक इधर आएगा और एक इधर चला जाएगा। mg ऐसे, एक कंपोनेंट इधर चला गया इधर, और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा। ठीक है। तो कोई भी फोर्स हम कंपोनेंट कर सकते हैं, जैसे n है तो n के भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इधर आ जाएगा n cos थीटा और इधर आ जाएगा n sin थीटा। अगर आपको n के दो कंपोनेंट्स करने हो तो n पे आपने ऐसे रख दिया, इसके दो कंपोनेंट्स करने हैं आपको, एक कंपोनेंट इधर चला गया तो दूसरा ऐसे ऐसे चला जाएगा वर्टिकली, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर mg डाउनवर्ड्स है, एक कंपोनेंट आपका इधर चला गया, एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए इसके। क्लियर। तो mg के हमने दो कंपोनेंट किए, एक mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, जहां से एंगल है वहां पे cos, जहां से एंगल नहीं है वहां पे sin। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब यहाँ पे mg sin थीटा क्या करता है, mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। mg sin थीटा नीचे की तरफ पुल होता है। ठीक है। और mg sin थीटा की वजह से बॉडी नीचे की तरफ पुल होती है, नीचे की तरफ स्लाइड कर सकती है, वो ड्यू टू mg sin थीटा। सो हम कह सकते हैं mg sin थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइड डाउन द बॉडी। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये। अब बॉडी ऐसे स्लाइड करेगी, मगर बॉडी ऐसे तो स्लाइड नहीं कर रही है, तो ऐसे स्लाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में तो फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इधर कितना लग रहा है n, इधर कितना लग रहा है mg cos थीटा। तो यहां पर इस केस में n की वैल्यू मिलेगी आपको mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइन प्लेन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, n ऑन इंक्लाइन प्लेन इज mg cos थीटा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और mg sin थीटा देखो, mg sin थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। तो यहां पर ये आ गया, इंक्लाइन प्लेन के लिए हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आप नेक्स्ट एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं हम। नेक्स्ट हम आ जाए तो एक्शन रिएक्शन के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, वो है कांटेक्ट फोर्स। ये भी आपको एक्शन रिएक्शन का एक एग्जांपल की फॉर्म में पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स में यूज भी करना है। सो कांटेक्ट फोर्स, तो क्या होगा कांटेक्ट फोर्स, आप कह सकते हो फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट, फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। अब ये कहां पर यूज होता है, वो देखो कांटेक्ट फोर्स कहां पर यूज होगा और ये कैसे थर्ड लॉ में यूज होता है। देखो ये दो बॉडीज हैं, फर्स्ट बॉडी मास m1, सेकेंड बॉडी मास m2। आपने इन दोनों बॉडीज को पुश किया, दोनों बॉडीज कंबाइंड है, पुश किया, फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया आपने, F लगा दिया। तो ये तो पुश कर रहा है। अब फोर्स तो आपने m1 पे लगाया और आपको पता है पुश करेंगे, ये सफिशिएंट फोर्स है, अगर ये दोनों को पुश कर सकता है, दोनों को चला सकता है, तो दोनों बॉडीज साथ चलेंगी। तो आपने तो फोर्स लगाया m1 पर, m2 क्यों पुश कर रहा है, m2 क्यों चल रहा है आगे, क्योंकि आप लगाओगे m1 पर, m1 लगा देगा m2 पर फोर्स। तो m1 और m2 के बीच में जो फोर्स आता है दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ठीक है।
अब M1 M2 पर फोर्स लगाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे स्मॉल f, राइट। तो M1 अगर M2 पर फोर्स लगा रहा है, अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन भी मिलेगा। आपको बताया कि फोर्स हमेशा क्या होता है, एक्शन रिएक्शन की फॉर्म में आता है। तो ये अगर एक्शन है तो ये क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। तो बिटवीन बॉडीज जो कांटेक्ट फोर्स बनता है, दो बॉडीज का कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स बनता है, इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। और ये भी हमेशा एक्शन रिएक्शन की फॉर्म में मिलेगा आपको। ये एक्शन हो गया तो ये रिएक्शन, इक्वल अपोजिट होंगे। एक्शन किस पे लगा, M2 पर, रिएक्शन किस पे लगेगा, M1 पर। क्लियर। अब देखो फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट के बाद नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट आता है टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। ये भी आप देखो, इसको मैं पहले आपको एक्शन रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अदरवाइज टेंशन इन द स्ट्रिंग एक नेक्स्ट टॉपिक भी आपको डिटेल में पढ़ना है, इसके अंदर आगे आएगा। जब हम टेंशन वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, दो ब्लॉक्स हैं, इन दोनों को स्ट्रिंग से जोड़ दिया। क्लियर। अब इन दोनों को स्ट्रिंग से जोड़ दिया और आपने फोर्स लगा दिया F एक्सटर्नल। ये फोर्स आप लगाते हो एक्सटर्नल फोर्स, किस लिए लगाते हो, पुल करने के लिए। इससे पहले वाले केस में फोर्स लगाया था आपने पुश करने के लिए, क्योंकि दोनों बॉडीज कांटेक्ट में थी, तो आप पुश करोगे तो ये आगे चलेंगी। इस केस में दोनों बॉडीज कनेक्टेड हैं स्ट्रिंग से, तो इस केस में क्या होगा, फोर्स आपको पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये पुलिंग फोर्स लगा दिया। वही केस है, आप पुल तो किसको कर रहे हो, M1 को, तो M2 भी साथ साथ पुल होगा अगर फोर्स सफिशिएंट है। तो अगर ये फोर्स दोनों को पुल कर पा रहा है, तब की बात कर रहा हूं मैं, तो ये फोर्स M1 को तो पुल कर ही रहा है, तो M2 को कौन पुल कर रहा है। अब M2 क्यों पुल होगा, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स आएगा वो होगा टेंशन फोर्स। सो व्हाट इज टेंशन, टेंशन फोर्स क्या होता है, जब कोई स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, जब किसी स्ट्रिंग को खींचा जाता है, तब उसके अंदर जो फोर्स आता है इट्स कॉल्ड टेंशन फोर्स। तो यहां पर आप देखो ये स्ट्रिंग है, थ्रू द स्ट्रिंग M2 को खींचा जाएगा, तो M2 पर फोर्स लगेगा ऐसे, ये आया टेंशन। अब M2 को खींचोगे तो M2 वापस क्या करेगा, ये तो एक्शन हो गया, M2 फिर से रिएक्शन लगाएगा, तो ये M2 पर लगने वाला एक्शन फोर्स हो गया T, तो M2 स्ट्रिंग पर लगाएगा रिएक्शन, ये भी हो गया T। तो ये अगेन एक्शन रिएक्शन पेयर मिल जाता है यहां पर। तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग भी क्या है, एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आप देखो, तो टेंशन हमने पढ़ा, हमने कांटेक्ट फोर्स पढ़ लिया, हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के एग्जांपल्स देख लिए। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें फिर हम अब आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय।